मंचासीन उपस्थित भाई और बहनों, आज का जो तीसरा विषय है आर्थिक सशक्तिकरण, इसके वेरियस पॉइंट्स हैं। उसमें पहला पॉइंट ये था कि हमको प्रयास करना है कि हर स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन में कैसे जैन के भाई मेंबर बन सके। जैसा कि ललित जी ने सुबह के वक्ता में बताया था कि 2014 से जब जैन को राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी में जोड़ा गया, उसके बाद में हमको कुछ रिकॉग्निशन मिला। कुछ स्टेट उससे पहले भी माइनॉरिटी कमीशन थे और वहाँ पे कुछ सदस्य भी रहे, लेकिन अभी जैसे बताया कि बिहार में है, तमिलनाडु में है, बाकी जगह पे नहीं है। तो हमारा सबसे पहले प्रयास ये होना चाहिए कि हम कैसे कोशिश करके स्टेट माइनॉरिटी कमीशन में हमारे एटलीस्ट 1 या 2 भाई को मेंबर बनाने की कोशिश करें। जैसा कि ललित जी ने बताया कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बोर्ड का नियुक्तिकरण हो गया है लास्ट 2-3 साल से। ये दोनों स्टेट में होने के बाद में हमने भी तमिलनाडु में प्रयास किया। मैंने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक मोमेंट ये दे के रिक्वेस्ट किया कि हमारा जैन का एक बोर्ड बनना चाहिए। उन्होंने मुझसे पर्सनल डिस्कशन भी सब्जेक्ट पे किया, तो उन्होंने बताया क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। तो 2024-25 के बजट में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपया जैन और बुद्धिस्ट दोनों समुदाय के मंदिर या कुछ भी जगह के डेवलपमेंट के लिए एक फंड बजट में एलोकेशन करवाया, और उसके उन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया कि जैन के कुछ मंदिर जगह कोई जहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट व्यवस्था करके दे। अभी 4 महीना पहले 7 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ने फंड भी एलोकेट करके काम भी शुरू किया गया। तो अपने तमिलनाडु में 425 ऐसे दिगंबर मंदिर हैं जिसका रख रखाव बराबर नहीं है या मंदिर टूटे हुए हैं, और कुछ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है, कुछ स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। तो अपने को ये स्टेट का जो डेवलपमेंट बोर्ड जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बना है, ऐसा बोर्ड हमको दूसरे स्टेट में भी बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करनी चाहिए। हमारा जो भी PR, जो भी रिलेशनशिप पॉलिटिकल लोगों से है, हमको उसको यूज़ करके एक बोर्ड बनाने की जरूर कोशिश करनी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम माइनॉरिटी, जैसे कि बताया गया, आज 11 साल के बाद में भी हमको अभी तक लोगों को बताना पड़ रहा है कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम है। कुछ नेशनल स्कीम है जो ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल से डिस्पर्स होती है, और कुछ स्कीम एवरी स्टेट की अलग अलग भी होती है। लेकिन हमारा जिस आदमी जो 30% पॉपुलेशन, जैसा कि ललित जी ने बताया कि जो गरीब है या जिनको आवश्यकता है, उनके पास हम कैसे ये स्कीम के बारे में अवेयर करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए हमने दिन भर में डिस्कशन भी आज किया है। तो आप सब लोगों से ये व्यवस्था रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल, ये सही काम अपना ग्राउंड लेवल पे हो सकता है। यहाँ पे हम कितना भी डिस्कस कर लें, जब ग्राउंड लेवल में जिसको इस फंड की कोई स्कीम की ज़रूरत है उसको हम अवेयर नहीं करेंगे, वो कैसे अप्लाई करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस दिन, ये हम कोई धर्म के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, मैं माइनॉरिटी कमीशन में दूसरे टर्म पे हूँ और देख रहा हूँ मैं लास्ट 6 साल से, जिस दिन गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम डिक्लेयर होती है उसके दूसरे दिन सुबह 10 बजे क्रिश्चियन के लोग अप्लाई कर देते हैं, मुस्लिम के लोग अप्लाई कर देते हैं। आज 80 to 90% अपना जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी के अंदर भी हम सूक्ष्म माइनॉरिटी हैं। आज पारसी, बुद्धिस्ट और जैन तीनों मिला के हम 10% नहीं रहेंगे। तो हमको माइनॉरिटी कमीशन के अंदर गवर्नमेंट के साथ में भी और एक सूक्ष्म, मतलब उधर माइनॉरिटी के अंदर फर्दर माइनॉरिटी के लिए हमको काम करने के लिए बहुत मुश्किलें होती है। तो मेरा कहने का यही है कि हमको लास्ट पर्सन जिसको ज़रूरत है उसको कैसे हम अवेयर करें, जो उसका अप्लाई करे, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे एजुकेशन का सपोर्ट हो, चाहे आपको कोई व्हीकल खरीदने के लिए लोन की ज़रूरत हो, जो भी काम ज़रूरत है। हमारे तमिलनाडु में एक स्कीम है कि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेडीज़ लोग, तो गवर्नमेंट, अगर आप 10 लाख कोई संस्था देती है तो गवर्नमेंट उसको 20 लाख सपोर्ट करती है। मैंने हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों को बोला
कि लेडीज़ लोगों को कोई पापड़ बनाने के लिए ऐसा कुछ भी काम हो, लेकिन समाज को ये सब काम करने के लिए आगे आता नहीं है। तो अभी हमको इंडिविजुअल लेवल पे जिसको ज़रूरत है उसको हम कैसे सशक्तिकरण करके उसको कैसे स्कीम अप्लाई करवाएं, उसको कैसे बेनिफिट दिलाएं, इसके लिए हमको कोशिश करना होगा। और उसके लिए क्या है, हर स्टेट का अलग अलग रूल है। महाराष्ट्र के लिए डिफरेंट सिस्टम है, तमिलनाडु के लिए डिफरेंट सिस्टम है, मध्य प्रदेश के लिए डिफरेंट सिस्टम है। तो हम सबको आज जैसे कि बताया गया हमारे संस्था का पूर्ण रूप से वापस संगठित करना है। स्टेट लेवल की टीम बनेगी, सेंट्रल की टीम बनेगी। तो जैसे ही हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनेगी, हमको इसको कैसे ये जो पुअर जिनको ज़रूरत है उनको कैसे एम्पावरमेंट करना है, से हम को मॉनिटर करना है या उनको हेल्प करना है कि भाई ये भाई ने अप्लाई किया, इसको ज़रूरत है क्या, कैसे करना है। तो और कोई आपके कोई सवाल या सुझाव रहेंगे तो हमारे स्टेज इसको लेंगे और इस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। मेरी तरफ से यही कहना था। बट जैसे आपने बताया कि हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वहाँ पे काम करती है। जीतो के अंदर मैं माइनॉरिटी का लास्ट टाइम ऑल इंडिया का चीफ सेक्रेटरी था, अभी मैं वाइस चेयरमैन हूँ। वो एक विभाग है बट उसका कोई फोकस नहीं है। कोई काम बातें होती है, मीटिंग होती है, अगर कोई जीतो का मेंबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुद उसमें 4 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा बिकॉज मैं माइनॉरिटी में जुड़ गया, माइनॉरिटी मेरा फोकस हो गया, तो मैं माइनॉरिटी रिलेटेड जहाँ भी काम होता है मैं वहाँ करने की कोशिश करता हूँ, भाई हम कुछ काम करें। मैंने लास्ट 4 साल में तमिलनाडु में हमारा कोई भी माइनॉरिटी बेनिफिट लेने के पहले आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ऑनलाइन कि आप माइनॉरिटी है। लास्ट 4 साल, ऐसे तो बहुत टाइम से हो रहा है, कुछ लोगों ने नहीं किया। लास्ट 3.5-4 साल में मैंने करीब 22,000 लोगों को सर्टिफिकेट लेने की मैं हेल्प करवाया। मतलब इंडिविजुअली मैंने सबको हेल्प नहीं किया, कभी ग्रुप कैंप किया, वहाँ पे 90 लोग अप्लाई किए। जीतो का एक कैंप करके मैंने एक ही दिन 780 लोगों को एक स्कूल के अंदर एप्लीकेशन करवाया। तो ये तो खैर मेरा इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है। हम सबको कैसे जिसको ज़रूरत है उसको कैसे स्कीम के बारे में बताएं, उसको कैसे अप्लाई करने के लिए हेल्प करें। इसके लिए हम अगर लोकल लेवल में काम करेंगे तो हम रियली हम एम्पावर कर पाएंगे और जिसको ज़रूरत है उसको दिला पाएंगे। बट हमारे समाज में ये हमेशा रहता है कि बड़े काम में जहाँ पे माला शॉल का काम है वहाँ पे तो बहुत लोग आते हैं, बट जो लास्ट पर्सन को हेल्प करने की या उसको सपोर्ट करने की या उसको कुछ करने की ज़रूरत होती है तब हमारे लोग अपना टाइम अपने पैसे की बात करते हैं। मैं मेरे लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मैं एक इंस्पिरेशन के हिसाब से बोलना चाहता हूँ। मैं भी लास्ट 35 साल से समाज का काम कर रहा हूँ। मैंने 1986 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बाय 98 I became the largest distributor of chemical in Tamil Nadu. I wanted to earn X money, I earned 10X. I decided I won't go behind money now. 98, now we are in 2026. Last 30 years I have served various organizations. Now for example, I take a privilege and happiness by getting even one student admission in a college where he cannot get. Even if I can one student फीस ऑफ इस सब्सक्रिप्शन, उसका फीस भरने में हेल्प कर सकते हैं तो उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मैं खुद 150 बच्चों को साल में पढ़ाता हूँ। मैं 30 संस्था से काम कर रहा हूँ, उसमें से 5 संस्था में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैं लास्ट 15 साल से मैं ही देखता हूँ। एक संस्था 30 लाख 40 लाख दे रही है। मैं चेन्नई की 5 कॉलेज में बच्चों को कोई भी मार्क पे एडमिशन दिला सकता हूँ। इफ यू गेट 60% अबो, 90% कट ऑफ भी रहा तो भी उसको 100% उस सब्जेक्ट का एडमिशन दिलाता हूँ। मैं ये बात इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आपसे मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक काम कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर एक कॉलेज डीजी वैष्णो कॉलेज में 160 बच्चों को एडमिशन करवाया। अभी मेरा मेन पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। एक बच्चे का अगर आज एडमिशन कराते हैं, रात को जब घर पे जाके 9:30 बजे सोते हैं, तब वो जो 1 लाख कमाने से जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है वो उन लोगों के आशीर्वाद और उन लोगों के प्यार जो मिलता है ना, जब हम समाज के काम में जाते हैं तब कोई बच्चा आता है बोलता है सर मुझे सर, मैं बोला भाई मैं तेरे को नहीं जानता, तो बोले सर आपने मेरे को 4 साल पहले कॉलेज में एडमिशन कराया। सो कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर 500 करोड़ भी पैसा कमाया, उससे ज़्यादा जो 400 बच्चों को एडमिशन कराता हूँ उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। उनका ब्लेसिंग हमारे साथ चलने वाला है।
पैसा हमारे साथ नहीं चलने वाला है। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको अगर माइनॉरिटी के लिए काम करना है, बेनिफिट दिलाना है, तो लास्ट पर्सन जिसको जरूरत है उसके लिए काम करना है। समाज के लिए, माला के लिए, फंक्शन के लिए, शॉल के लिए हम काम करेंगे तो ये 11 साल के बाद में अभी भी हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं और नेक्स्ट 25 साल भी यही काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। मैंने शायद कुछ ज़्यादा बोला, उसके लिए भी। अगर किसी और के कोई विचार हो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तो कृपया मैंडेट आपको दें। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। शैक्षणिक सशक्तिकरण के ऊपर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी कुछ बता दिया था सुबह ही कि 2014 में स्टेटस मिलने के बाद में किस तरह से हमने इस पर काम किया कि 2014 में जब 16,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई थी, लेकिन 2021 में उसकी जो संख्या थी वो 4 लाख तक पहुंच गई थी। करीबन 700 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के माध्यम से सबको बांटे गए थे। इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए हमारे मध्य मौजूद हैं श्री प्रवीण जी जैन सिकंदराबाद से, जो लगभग 17 साल से संस्कार वैली के नाम, वाटिका के नाम से एक स्कूल चला रहे हैं और जिसमें बच्चों को एक जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो घर जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है और इनका जो फोकस रहता है वो योगा, मेडिटेशन और फिटनेस पर सुबह 9 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक ये उसी पर काम करते हैं। अब इस सशक्तिकरण के बारे में मैं उनको आमंत्रित करूंगा और वो बताएं कि किस तरह से हम इसके माध्यम से फेडरेशन के अंडर हम और अच्छा काम कर सकते हो। प्लीज श्री प्रवीण जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सम्मानित मंच अध्यक्ष महोदय ललित जी, संदीप जी भंडारी, सौरभ जी भंडारी, सुभाष जी और आप सब यहाँ पर जो उपस्थित हैं उन सभी का श्री जैन संस्कार वाटिका हैदराबाद की ओर से सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। पुण्यशालियों, 17 साल पहले जैसे मनोज जी ने बताया स्कूल हम नेक्स्ट एकेडमिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन संस्कार वाटिका एक संस्था के रूप में 17 साल पहले इसका गठन हुआ था 2009 के अंदर। उसमें सिर्फ 2 घंटे की क्लास चलती थी तत्व ज्ञान के ऊपर। उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया 6 घंटे की क्लासेस में, मॉर्निंग 7 to 9, आफ्टरनून 3 to 4 और इवनिंग 7 to 9, ऐसे पाठशाला के रूप में। और आजकल की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने विचार किया कि अगर हमारा बच्चा हमारे पास राउंड द क्लॉक सुबह से लेकर शाम तक रहेगा तभी जाकर हम कुछ चेंज ला पाएंगे। बेस के अंदर चेंज करना है, शुरू से शुरुआत करनी है, ग्राउंड वर्क करना है, स्ट्रांग बनाना है अगर, तो हमारी एक स्कूल होना आवश्यक है। अभी स्कूल की बात अगर हम करते हैं तो उसमें ऐसा विचार सभी का आ सकता है कि हमारी बहुत सारी स्कूलें ऑलरेडी हैं लेकिन हमारे जैन बच्चे जो है हमारे स्कूल में आते भी नहीं हैं। क्यों? रीज़न ये है, जो हमने 3 साल से सर्वे किया उसके अंदर हमने ये पाया कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमारे स्कूल्स में कम पाया जाता है, मैनेजमेंट जो है वो कम पाया जाता है। और रिलीजियन स्कूल है तो ऐसा लगता है कि जैनों की स्कूल है तो कोई नॉर्मल स्कूल होगी। इस हिसाब से अपने पेरेंट्स जो है बड़ी बड़ी स्कूलों में उनका एडमिशन अपने बच्चों का करवाना चाहते हैं। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, दादाजी भी होंगे, कोई यंगस्टर्स भी हैं और पिताजी भी हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल के अंदर कराटे सिखाया जाता है। सिर्फ हाथ रेस कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो समझने में। कराटे एक, इतने सारे हम बैठे हैं जहाँ पर एक ने हाथ ऊपर किया कि कराटे वहाँ पर उनको कितनी सारी ऐसी स्कूल्स हैं आपके बच्चे जाते हैं उनको योग या मेडिटेशन सिखाया जाता है परमानेंट क्लास के रूप में। कोई भी नहीं, सिर्फ एक, वो एक ही पर्सन है जिनके स्कूल में, या 2 बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल्स में किस चीज़ की आवश्यकता। हम जो स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं उसके अंदर 9 से 7:30 बजे का ये पूरा एक प्रेजेंटेशन है 2 मिनट 10 सेकंड का, वो आप सभी के सामने भी मैं प्रस्तुत करूंगा, जिसमें पूरी एक्टिविटी किस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक बच्चा आपके पास रहेगा। प्रश्न ये हो सकता है कि 9 से 7:30 तक बच्चा हमारे पास रहेगा भी या नहीं, उसको हम इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके जो भी प्रश्न रहेंगे वो हम इसमें ज़रूर लेंगे। साथ में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे हज़ारों लाखों रुपए हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशंस भी नहीं आते, वैदिक गणित भी उनको यहाँ पर सिखाया जाएगा। इस प्रकार से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पॉसिबल है, सबको दिखाई दे रहा है ऐसे? सामने रखेंगे तो इनको नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक रहेगा चलेगा। मैं आई थिंक एक बात सुन लीजिए। चलेगा?
child. But how? Let's understand the daily routine at Sanskar Academy, which makes the things possible. Morning, 9 to 9:15. Prayer. He 9:15 to 10. The body is your temple. To keep it pure and clean, for the soul to reside in, we make children do yoga and meditation. 10 to 10:45. To unleash the warrior within and for self-defense, we shall teach them karate. 10:45 to 11. A short recess. 11 to 11:45. Academics language class. 11:45 to 12:30. Academics subject class. 12:30 to 1:15. A wise sing in Sanskrit. Manomaya Purushonamaya. जैसा अन्न वैसा मन. Lunch prepared in the premises itself. 1:30 to 2 p.m. The writing that shall win the hearts. English calligraphy and Hindi lipi. 3 days a week each. 2 to 2:30 p.m. Mental calculations was always the art of our ancestors. Abacus class. 2:30 to 3 p.m. The mother of all languages. Sanskrit class. 3 to 3:45 p.m. Where words fail, music speaks. Sangeet class. 3:45 to 4:30 p.m. Help your mothers. Activities like button stitching, iron, mopping, cooking, life lessons and much more. 4:30 to 5 p.m. Renowned Gandhar Dwara Rachit Sutra Adhyan Pathshala. 5 to 5:45 p.m. Intermittent fasting is the new trend, but was mentioned by Lord Adinath infinite years ago. Dinner time 5:45 to 6 p.m. to facilitate healing for the day. Aarti 6 to 6:45 p.m. Stretch your body. Get ready for gaming. Games time 6:45 to 7:30 p.m. Let your voice reach the nation. Studio time 7:30 p.m. Back to home. We have more exciting things to come up timely, like every Friday blockbuster release at our home theater and much more. Stay connected. Sanskar Academy. बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए सुबह 9 बजे से लेके 7:30 बजे तक का ये जो सेशन रहेगा, उसके साथ में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि 7 डेज के लिए जो हमारे स्कूलों में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, एक चार्ट दिया जाता है, ड्राइंग करना है। हेलो, वॉइस क्लियर है? थोड़ा फट के आ रहा है सर, अभी क्लियर? हाँ, तो इसमें आप देखेंगे कि 7 डेज का बीच बीच में जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें बच्चों को फैक्ट्री विजिट, काफ़ी सारे हमारे ऐसे यहाँ पर बैठे होंगे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर बच्चे जाएंगे और लाइव सीखेंगे कि किस प्रकार से अकाउंट्स होते हैं, किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है, फैक्ट्री का मैनेजमेंट। हम खुद रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को ब्रिक वर्क है या किस प्रकार से प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कैसे काम किया जाता है। अगर एक टायर खराब हो जाए, पंचर हो जाए, तो भी हमारे बच्चों को बदलना आता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे, वो सारी यहाँ पर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो बजट है, ललित जी, सबसे बड़ा बजट हमारे देश का जो है वो किस कैटेगरी के लिए है? कौन से मिनिस्ट्री को सबसे बड़ा बजट दिया जाता है? डिफेंस के लिए सबसे बड़ा बजट दिया जाता है। तो अगर हमारे इस जैनों के लिए सबसे बड़ा बजट अगर किसी चीज़ के लिए होना चाहिए, डिफेंस चीज़ कोई है, तो वो है शिक्षा का केंद्र। अगर शिक्षा के लिए हम सबसे बड़ा बजट अलॉट कर सकते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बात हमारे ललित जी ने और बताई कि लोगों तक कैसे पहुंचना, ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, वेबसाइट पे आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन अगर इसका बनाया जाए जिसके अंदर इमीडिएटली, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करना हमने किसी को सिखाया नहीं, हम सबको व्हाट्सएप अपने आप यूज़ करने आ गया। उसी प्रकार से आज के वडील को भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि 4 लोग अगर बैठे हैं तो चारों के हाथ में मोबाइल है, दिनेश भाई ने बताया, उसी प्रकार से हम सभी के पास हाथ में मोबाइल है, चाहे वो 60, 70 कोई भी एज के व्यक्ति हो, तो उनको व्हाट्सएप पर हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। एक एप्लीकेशन अगर हमारा होगा तो उसके अंदर सारी डिटेल्स, सारी नोटिफिकेशंस भी आ सकती है। 1 क्लिक के अंदर, जैसे आपने बताया यात्रा के लिए 10,000 रुपये आप सैंक्शन करते हैं, कोई भी व्यक्ति को अगर यात्रा के लिए जाना है 10,000 रुपये सैंक्शन करेंगे तो उनको सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजना है, एप्लीकेशन के माध्यम से इमीडिएटली वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लिंक उसके पास आ जाए और उसमें वो आगे कनेक्ट कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए बच्चों को, तो हमने ये बता दिया कि मॉर्निंग 9 o'clock जब बच्चा हमारे पास आएगा, सुबह का नवकाशी नाश्ता करेगा, सेवा पूजा करेगा, स्कूल आएगा, शाम को 8 बजे घर जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन में वो मोबाइल का उपयोग भी कर पाएगा। हमारे क्लासरूम्स के अंदर हमने काफ़ी सारी गुरुकुलम
तपोवन ये सारी विजिट की, उसके अंदर हमने जो ड्रॉबैक्स फ्लॉज देखे उसको नज़र में रखते हुए हमने इसका निर्माण करने जा रहे हैं। गुरुकुलम की पद्धति में अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छी बात है कि वो धोती में पगड़ी पहनकर ये सारी शिक्षा वहाँ पे करवाई जाती है, क्लासेस करवाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने ये देखा कि पेरेंट्स जो है वो कम इंटरेस्टेड रहते हैं धोती और इसमें। तो इसलिए हमने स्कूल यूनिफॉर्म अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर टी शर्ट, ट्रैक पैंट और स्मार्ट वॉच स्पोर्ट्स शूज़ के साथ में इस प्रकार से हमने डिज़ाइन किया है। हमने ये जो स्ट्रक्चर दिया है बच्चों के लिए वो पूरा मॉडर्नाइजेशन का है, लेकिन इंटरनल फीडिंग अपने को क्या करना है वो अपने को देखना है। और एक बात मैंने यहाँ पर हमारे एमएलए साहब ने बताई कि बचपन में ही अगर बच्चों के संस्कार मजबूत हो जाए तो अपने को इतनी मीटिंग्स, इतनी सारी मेहनत करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो 12 साल तक का जो ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसमें हमको शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान अगर देंगे, उसी समय अगर उनके दिमाग में डाल दिया जाए कि आपको हमारे समाज से जुड़ना है, हमारी संस्थाओं से जुड़ना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी नहीं। तो ये बात भी इसके अंदर ली जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है इसके अंदर लव जिहाद का जैसे एक मैटर ये भी आया, तो स्कूलों के अंदर ही अगर हमारे संस्कार मजबूत है तो उससे भी हम दूर रह पाएंगे, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेरे साथ आज इस संस्था के जो फाउंडर है मुकेश भाई चौहान, वो भी हमारे साथ आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इनके घर से 6 दीक्षा हुई है। इनके पिताजी, माताजी, भाई, बहन, बेटा और बेटी। मैं एक बार निवेदन करूँगा, एक बार आप अपने जगह पर खड़े हो जाए। मुकेश भाई, हाँ अभी मुकेश भाई बचे हैं। तो इस प्रकार से आपने और एक बात बताई कि 12 बच्चे कन्वर्ट हो गए मुस्लिम के अंदर, तो उनके पास अमाउंट या फिर उस कोई भी एक रीज़न से जो कन्वर्जन हुआ, तो उसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हमारे जो बच्चे जो भी हैं उन सभी तक अपने को वैसे भी AIJMF में लोग तो चाहिए ये काम करने के लिए, तो उनको ही आप रिक्रूट कर लीजिए। पेड सर आपने कहा कि हमारी ऑफिसेस होनी चाहिए, करेक्ट है, लेकिन जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास टाइम है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। तो उस ऑफिस में डेस्क तो दे देंगे, जगह दे देंगे, 100 SFT भी दे देंगे, 1000 SFT भी दे देंगे, लेकिन उसको चलाने के लिए, उसको समझाने के लिए कोई भी अगर व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है तो किस प्रकार से वो माइनॉरिटी के बेनिफिट समझाएगा। उसके लिए एक स्पेस अगर उनको वहाँ पर एक व्यक्ति भी मिल जाए साथ में, जो भी अमाउंट रहेगा वो आपकी संस्था के थ्रू डिस्पर्स किया जाए, और उसमें वैसे भी सहयोग तो काफ़ी आता ही रहता है, तो उस हिसाब से भी ये काम माइनॉरिटी के अंदर भी हमारा हो सकता है। और जैसे कि आपने और एक चीज़ बताई कि भगवान, अगर आप काम करते हैं तो भगवान आपका काम करता है। तो मैं एट द एज ऑफ 35 आई हैव लेफ्ट ओवर एवरीथिंग। मैंने सब कुछ अपना बिजनेस वगैरह सब मतलब वाइंड अप इन द सेंस मेरी जॉइंट फैमिली है तो वो लोग संभालते हैं, तो मैंने ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ ये संस्था के लिए अभी अपना डेडिकेशन आगे देने के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें 17 साल से तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में फ्यूचर के लिए भी हमारे गुरुदेव की इच्छा है कि 1008 स्कूलें उनको पूरे हिंदुस्तान में ऐसी ही बनानी है, ताकि इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं भी चाहूँगा कि जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम हमारे इन राज्यों के अंदर इस प्रकार की स्कूलों का निर्माण होना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सूरत के अंदर जैनिक का जो प्रोग्राम होता है संजीव ऑडिटोरियम हॉल के अंदर, तो उसमें अलग अलग राज्य से अपना अपना प्रेजेंटेशन लेकर, कोई कह रहा था कि इंटरनेट पे अगर हम सर्च करते हैं तो भगवान महावीर के बारे में या भगवान आदिनाथ के बारे में, बाकी अगर आप संभवनाथ सर्च करो या सुमतिनाथ सर्च करो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से उसके ऊपर थोड़ा काम होना चाहिए। ऐसे अलग अलग कार्यों के ऊपर सबने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो उसमें भी तो जैनिक के कार्यक्रम के अंदर हमारा सबसे मतलब अहम रोल रहा, और संस्कार एकेडमी को फर्स्ट प्राइज़ ऑल ओवर इंडिया से मिला था कि ये कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट अभी सबसे ज़्यादा है। तपोवन जो पिछले 15 साल से चल रही है, उनका ये कहना है कि ये कॉन्सेप्ट एक ब्रांच वो वहाँ पर भी ओपन करना चाहते हैं। सिरोही राजस्थान के अंदर भी पंकज भाई गांधी भावना के साथ, अगर मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा पूरी सभा से, मंच से भी, जो भी इसमें सहयोग आप करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है और आपका सहयोग इसमें आवश्यक है। हम काफ़ी दूर तक पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी सी दूरी और बाकी है। आप हमें अवश्य सहयोग करेंगे इसी भावनाओं के साथ में। अंतिम विषय में रिगार्डिंग माइनॉरिटी का जो ये सेल है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के फेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी का अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक आप यंगस्टर्स को इसमें आगे लाएंगे तो उसको कैसे लाना, कैसे अट्रैक्ट करना, वो एक रोल मैंने आपको बताया। जैसे कि उनको बता दीजिए कि भाई यू विल बी पेड। काफ़ी सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो पैसा नहीं लेना चाहते समाज का, लेकिन आप उन्हें ऑफर कीजिए और उन्हें रीडोनेशन का सिस्टम समझाइए कि आप एक बार तो आपको 50,000 रुपये या 20,000 रुपया सालाना, महीने का लाख रुपये, जो भी आप अमाउंट नक्की करते हैं बेस्ड ऑन हिज कैलिबर, तो वो आपको लेना ही है। एक बार लेने के बाद आपको लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आप वापस उसको रीडोनेट कीजिए। लेकिन
अगर आप पेड लेंगे तो वो जवाबदार रहेंगे, यू विल बी क्वेश्चनेबल, दे विल बी आंसरेबल। यही कॉन्सेप्ट हमने संस्कार एकेडमी इंस्टीट्यूट में भी लागू किया है। और जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर, प्रणाम। बढ़िया, धन्यवाद। आदरणीय मंच, माननीय अध्यक्ष साहेब, संदीप दादा, विकास भैया और सभी मेरे समक्ष बैठे आप महानुभाव, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मैं एक युवा महिला होने के नाते कुछ महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि मैं नहीं जानती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, परंतु इतनी अच्छी यहाँ पे गेट टुगेदर होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 महिला यहाँ पे है आज। देखिए, महिला जो है ना, वो वर्क स्टेशन को लक्ष्मी जी का रूप देती है, रसोई घर को अन्नदाता का रूप देती है और घर को स्वर्ग बनाती है। और ऐसे प्रोग्राम में अगर आएगी तो आप सोचिए कि इस प्रोग्राम को कितने 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ बैठे हुए अलग अलग प्रदेश से सभी लोग आए हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं। स्पेशली मैं भाग्यशाली हूँ कि आप सबके सामने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। आने वाले समय में, अगले गेट टुगेदर में, अगले मीटिंग में जितने भी यहाँ बैठे हुए मेरे भाई लोग हैं, उन सब से निवेदन करूँगी कि अगले बार जब भी आइएगा अपने घर से एक देवी माता को लेके ज़रूर आइएगा। क्योंकि अगर कहीं शुरुआत करनी है महिलाओं के लिए तो कहते हैं कि किसी शुभ काम की शुरुआत करनी है तो वो हर चीज़ अपने घर से होनी चाहिए। तो हम बाकी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बाकी महिलाओं को जोड़ने की बात करते हैं, महिलाओं तक पहुंचने की बात करते हैं, तो वो शुरुआत हम अपने घर से करना चाहिए। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि आने वाले समय में जो भी मीटिंग होगी, जो भी गेट टुगेदर होगा, या आपके साथ भी एक महिला ज़रूर होनी चाहिए और वो महिला अपने घर से ही होना चाहिए, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो, चाहे वो अपनी माँ हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं महाराष्ट्र राज्य से ही हूँ, महाराष्ट्र स्टेट से प्रदेश से हूँ, और महाराष्ट्र प्रदेश में हम लोगों को ऐसे अध्यक्ष मिले हैं कि पूरे इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि जैन समाज के लिए किसी ने गवर्नमेंट से कुछ राशि लाई है, जिन्होंने 100 करोड़ का, पूरे इतिहास की बात कर रही हूँ, आज तक नहीं हुआ है ये चीज़। सो मैं सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अध्यक्ष साहब जी को। और सिर्फ ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, क्योंकि हम अखंड भारत की तो बात करते ही है, पर अभी जो भारत है उस भारत में हर प्रदेश में ये चीज़ होनी चाहिए। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आपने भी आगे अप्रिशिएट करके ये चीज़ को बढ़ाना चाहिए। और हर प्रदेश में, सिर्फ जैसे महाराष्ट्र में हुआ है तो हर प्रदेश के लिए फंड है, तो हमने हमारा एक योगदान देकर गवर्नमेंट से हर जगह पे, जैसे महाराष्ट्र में मंडल बना है, हर प्रदेश में हर एक मंडल बनकर यहाँ से गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने राशि लानी चाहिए। ये हम जैनों का एक धर्म है और इस धर्म को हमें निभाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। बहुत सम्मानित। एक मिनट सुभाष जी को मुझे लगता है आप सब लोग परिचित होंगे। जैन समाज के हम भीष्म पिता कह सकते, दिल्ली के सानाकवाची समाज के शीर्ष नेतृत्व है, सभी समाज को लेकर चलने वाले एक कर्मठ नेतृत्व है समाज के। मेरा उनका कई साल पुराना परिचय है, हमारे भाई यहाँ MP थे दिलीप जी तब से। अभी रोहिणी में, दिल्ली में ही भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 500 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके लीडरशिप में बन रहा है, समाज की ओर से, सारे समाज की सेवा के लिए।
मैं अभी 2 दिन पहले ही जाके आया उनके पास, पूरा देख के आया, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्लानिंग किया है। आज 80 साल की उम्र में भी आप और हमारे जितनी एनर्जी उनके अंदर है कि आज वो नया प्रोजेक्ट इतना बड़ा उन्होंने हाथ में लिया है। मुझे लगता है 100-200 करोड़ तो आप ही गए और काम शुरू भी हुआ है। सुभाष जी बहुत आदरणीय ललित गांधी जी, भंडारी जी और सारे देश से आए हुए जैन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे कार्यकर्ता साथी और सहयोगियों, 10 साल पहले जिस रूप से इस संस्था का निर्माण किया, इसके पीछे क्या कल्पना थी ललित गांधी की, वो एक अभूतपूर्व कल्पना थी। आज जो मैंने यहाँ पे देखा और समझा, जितनी देर रहा मैं, कि समाज को चिंतन करने के लिए बहुत सारे विषय दे दिए यहाँ पर। युवकों का दिया, महिलाओं का दिया, पुरुषों का दिया, और कैसे सामाजिक व्यवस्था को सुधारना है इस पर चिंतन करना चाहिए। हमारी समाज में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, महेश जी बैठे हैं यहाँ चंडीगढ़ से, हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हमारी जैन समाज के, सुभाष जी बैठे हैं पत्थर वाले, संजय जी, ऐसे वीके जैन साहब बैठे हैं 13%। कुछ समाज के ऐसे स्तंभ हैं जो समाज के निर्माण में सहयोगी बनते हैं, लेकिन उनको जोड़ने की जरूरत है। मैं ललित जी के साथ पिछले 20-26 साल से मेरे संबंध हैं और एक निर्भीक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में इनको देखा मैंने। और सारे देश में भगवान महावीर के शासन को किस रूप तक जनतन पहुंचाने का संकल्प लेते हैं और कार्य करते हैं निष्ठा से, लगन से, धैर्य से, अभूतपूर्व है। समाज आज जैन धर्म से, जैन परंपराओं से नई पीढ़ी बिल्कुल दूर चली गई है। हमें बहुत सारे विचार करने हैं। स्कूलों की एजुकेशन, हम क्यों क्रिश्चियन स्कूल में हम बच्चों को गिराते हैं कि आज जो हमारे संपन्न परिवार हैं उनके बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन देने के लिए अपने यहाँ जैन इंस्टीट्यूशन भी अच्छे बनाने चाहिए। हमने भी एक स्कूल दिल्ली में बनाया और 2000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, पूरा एयर कंडीशन है। पहले हमारे यहाँ बच्चे पिछड़े जैन बच्चा उसमें कोई एडमिशन नहीं लेता था, क्योंकि सबको कॉन्वेंट स्कूल चाहिए, सबको प्रेजेंटेशन स्कूल चाहिए, क्रिश्चियन स्कूल चाहिए। लेकिन आज जब हमने उसका वातावरण बदला तो कुछ 10% बच्चे हमारे जैन में आने लगे। बच्चों को संस्कार कैसे मिलेगा, ये बहुत एक विचारणीय बिंदु है। आज भाई साहब ने कहा कि आज 80% बच्चे ऐसे स्कूलों में हैं जहाँ नॉन वेज सर्व होता है और टिफिन में भोजन आता है, बच्चे दोस्त मिलके खाते हैं। मेरी पोती भी लंदन में पढ़ रही है, तो मैं रोज उससे बात करता हूँ, बेटे सब चीज़ों का विवेक रखना, मर्यादा रखना, कहीं ऐसा ना हो कि भारी सभ्यता में, पश्चिम सभ्यता में हम अपने आप को खो जाएं। क्योंकि धर्म के प्रति जब परिवार में श्रद्धा नहीं होती, धर्म से विमुख हो जाते हैं, संत और सेवाओं के प्रति हमारा समर्पण नहीं होता, तो ये सब व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। मुझे भी जीवन में सौभाग्य मिला कि मेरे साथी और मेरे पे कृपा महाराष्ट्र के एक ऐसे महान संत की रही जो मेरे जीवन के नायक बने, श्रद्धेय आनंद ऋषि जी महाराज, जिनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र, और मुझे 40 साल पहले उन्होंने जैन समाज का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया, और जिस संस्था के आज भी 80,000 मेंबर हैं, और मैं भी उसका लास्ट ईयर राष्ट्रीय चेयरमैन था। लेकिन मैंने पिछले 3 वर्षों से एक सोच बनाई, और कोरोना में मैंने जब एक दिन में
50-50 लाशों और 100 लाशों को देखा और सारे लोग तड़पते थे कि भाई कोई बेड मिल जाए। बेड दिला देते थे हम हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं मिलता था, डॉक्टर मिल जाए तो इंजेक्शन नहीं मिलता था, इंजेक्शन मिल जाए तो पैसे नहीं मिलते थे। एक अभूतपूर्व जो दृश्य देखा तो मन में वेदना हुई। और मुझे एक दिन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन का टेलीफोन आता है, सुभाष जी जैन समाज का भी कोई ऐसा चीज बनाओ जो जैन समाज सारे देश में एक चर्चा का विषय बने कि एक ऐसा मंदिर बनना चाहिए सेवा का जो अभूतपूर्व हो। मैं भी उसमें सहयोग दूंगा। हमारे जब कोरोना आया था तो सुभाष जी हमारे साथी बैठे हैं, सुभाष पारेख खड़े होके भैया एक दिन में 70, 80 लाशों को हमने वहां से गुजरते हुए देखा और ये वहीं रहते थे सारा दिन। मुझे टेलीफोन पर मीडिया में बताते थे, डॉक्टर काम कर रहे होते थे। और उसके बाद हमने संकल्प लिया कि हम दिल्ली में एक ऐसा भव्य सेवा का मंदिर बनाएंगे जो अभूतपूर्व होगा। और 3 वर्ष पहले हमने भारत के राष्ट्रपति को शिलान्यास करने के लिए उसी भूमि पर बनाया जहाँ हम छोटा सा 30-40 बेड का एक हॉस्पिटल बनाते थे। और राष्ट्रपति जी आए और राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये जैन समाज को ऐसे हॉस्पिटल सारे देश में बनाने चाहिए। और ये हमने एक संकल्प लेके काम शुरू किया। हमें नहीं पता था ये योजना इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये 16 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, 300 बेड के हॉस्पिटल होगा और 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेकिन और ये ऐसा मैं स्थानिकवासी हूँ, लेकिन हमने ये चारों परंपराओं के आचार्य से, चाहे वो विद्यासागर जी महाराज हो, चाहे शिव मुनि जी हो, चाहे जीतों के प्रेरक नए पद्म सागर जी हो, चाहे नित्यानंद जी महाराज हो, चाहे नम्र मुनि जी हो, चाहे महाश्रवण जी हो, सबकी प्रेरणा और आशीर्वाद लेके आया और ये सारे को मैंने शुरू कर दिया। और अब तक 250 करोड़ रुपए मैं इकट्ठा कर चुका हूँ। ये यदि ये करने वाला कोई संकल्प लेके काम करेगा तो मैं समझता हूं कि वो कल दूर नहीं है कि जैन समाज के प्रति लोगों का अच्छा रुझान होगा। आज जैनी कहीं भी हमारा अस्तित्व नहीं है। आज इनकी मेरी पीड़ा है ये, आज ललित गांधी जैसा व्यक्ति क्यों नहीं हम संसद में पहुंचाते, क्यों नहीं राज्यसभा में पहुंचाते? क्योंकि हमारी अंदर की कमी है। हम नहीं चाहते कि अपने साथियों को सहयोग दें, सहभागी बने। आज हमें चिंतन करना चाहिए कि नई पीढ़ी को ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को उस जगह पहुंचाना चाहिए जिसके योग्य है। आज जब 1950 में लोकसभा बनी थी केवल हमारे 27 मेंबर थे और 246 में से, और आज 540 में से 2 मेंबर है हमारे। कितना बड़ा चिंतन का विषय है कि हम कहीं भी नहीं है, किसी जगह भी नहीं है। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारे कॉर्पोरेशन के एक आदमी से मिलने के लिए भी हमें टाइम लेना पड़ता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और जबकि हम 26% समय का अभाव है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं विषय से अलग हुआ। मैं आदरणीय ललित जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है कि एक ऐसा काम मैंने करना है जो जनमानस के लिए, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए हो, जैन ऐसे परिवार जो साधारण रूप से हमारे सहयोगी नहीं बन पा रहे, उनको हम अपने बराबर खड़ा नहीं कर पा रहे, उनको अपने साथ जोड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा जहाँ भी कहीं आप उपयोग समझते हैं मेरा काम लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। ललित जी से मेरे बहुत आत्मिक संबंध हैं। भंडारी जी बहुत कर्मठ ऊर्जावान हैं। मैं पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने अपनी बात कही। सादर जय जिनेंद्र। आज सुबह से ये जो यहाँ पर हमारा संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, इसमें सभी प्रदेश के हमारे प्रतिनिधि प्रदेश पदाधिकारी जो उपस्थित हुए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन
और आभार कि आप सभी ने समय निकाला और सुबह से पूरी तन्मयता से आप पूरी मीटिंग में सुबह और सभी सेशन में आपने पूरी उपस्थिति अपनी दर्ज की। और मैं समझता हूँ आपने आज के सेशन से सबने उसको एंडोर्स भी किया है कि जितने भी यहाँ डेलिब्रेशंस हुए, आप बहुत कुछ जो इतने मतलब इतनी बड़ी संख्या में और इतना मटेरियल आप लेके जा रहे हैं, उसका लाभ आगे आने वाले हमारे जो अध्यक्ष महोदय ने भी, हमारे महामंत्री महोदय ने जो अपेक्षा रखी है, हम उसका पूरा यहाँ पर अपना बेस्ट देते हुए सभी ने ये इसको भाव लेके जाएंगे। अभी आपको सबको जिम्मेदारी भी दी गई है और बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि हमें 2 महीने हमें अपना करके मतलब बेस्ट करके देना है और इसका रिजल्ट निकालना है। इनडायरेक्टली हमें इंडिकेशन ही मिल गया कि गृह मंत्री जी अगर आते हैं तो इट मीन्स अ लॉट। आप अगर वहाँ देखेंगे अहमदाबाद में अगर कोई अधिवेशन होने जा रहा है तो बहुत बड़ा इसका मतलब स्वरूप होने वाला है। तो इसलिए आप सभी से यही आग्रह करते हुए कि आप यहाँ पधारे और आपको कोई अगर असुविधा हुई हो उसके लिए, क्योंकि दिल्ली में आप आए, दिल्ली में मैं क्योंकि यहाँ पर मुझे जो भी कार्यभार दिया गया जितना भी कर सके, हो सकता है कोई असुविधा हुई हो, फिर भी मैक्सिमम करने का प्रयास किया गया। कोई रही हो तो क्षमा चाहेंगे आपसे और आप हमें अलग से बता सकते हैं ताकि हम सुधार भी कर सकें। कोई ऐसी कोई कमी रह गई हो हम सुधार करें। और बाकी इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बड़ा आपका आभार। एक मिनट, या ये बोलने